अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ दशक पहले के बंगाल को याद करें तो आपके जहन में क्या आता है? एक जीवंत राज्य, कला, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, राष्ट्र चेतना और वीर वीरांगनाओं से समृद्ध राज्य। और अब मैं आपसे पूछूं कि आज के बंगाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी हां, घुसपैठ, अराजकता, उन्माद, हिंसा, कत्लेआम, पिछड़ापन, बेरोजगारी पश्चिम बंगाल की पहचान बन गए हैं। आखिर क्यों? जहां देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल क्यों लगातार पीछे होता जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल स्टोरी विद रिचार्ड। अगर हम हाल ही में पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर गौर करें तो हम समझ पाएंगे कि आज पश्चिम बंगाल को हिंसक राजनीति के लिए क्यों जाना जाता है। देश के दूसरे राज्यों में चुनावी हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं और मतदान अधिकारियों को डराने धमकाने की घटनाएं सरकार, जनता और मीडिया के प्रयासों से अतीत का हिस्सा बन गई हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये खेला अभी भी जारी है। মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, এখানে হাতে চাবলা দিয়েছে, গলা টিপে ধরেছিল, কোনোরকম ভাবে মানে আমাকে কিছু লোক ওরা এমন ভাবে অ্যাটাক করছিল যে মেরেই দিত। इस टीएमसी के गुंडे वालों ने जो अन्याय अत्याचार किया है मेरे माँ बहन के साथ, ये जुल्म कब तक चलता रहेगा? जो अत्याचार किया है, मारपीट, लूट तराज, दंगाबाज जो किया है, इसका कब तक खत्म होगा? पचला का जो पोर्स है, यानी पूरा प्रोसेसन इनका मिला जुला हुआ है। हम लोग डर के मारे में रह रहे कि मेरा भी कहीं जान ना चला जाए, मेरा परिवार कोई अनाथ ना हो जाए। तो इसके लिए हम एक ही आवाज उठाना चाहता है कि हम लोग को जीने दो। हम लोग क्या किए हैं, हम लोग को जीने दो। चुनाव चाहे पंचायत का हो, विधानसभा या फिर लोकसभा का, हिंसा, दंगा, खून खराबा, आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या के बिना पश्चिम बंगाल का हर चुनाव अधूरा है। तो जबरदस्ती घर में जाके भी हुमकाया और आदमी को बोला वोट नहीं देगा तो बाद में भी कुछ करेगा। इन अनियंत्रित घटनाओं ने पश्चिम बंगाल को कलंकित किया है। बात तो ये कही गई थी कि हम प्रतिशोध की नहीं, बदलाव की राजनीति लाएंगे। पर हो क्या रहा है, ये सबके सामने है। घटनाओं का रिकॉर्ड वहां की रियल स्टोरी बताता है। 2021 में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव थे। इस दौरान कई इलेक्शन कैंडिडेट्स को धमकियां मिली, उन पर हमले हुए और उनकी हत्याएं भी हुई। आरोप है कि बंगाल की मौजूदा सरकार के इशारे पर यह सब कुछ हुआ। चुनाव के दौरान कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह है वहां की विजयी हिंसा का लाल हाल। इसी साल हुए पंचायत चुनाव पर ही नजर डालें तो वहां की राजनीतिक हिंसा का पूरा परिदृश्य समझा जा सकता है। मारपीट करने, रैगिंग करने लगे। 100 आदमी के उसके ज्यादा थे। हम लोगों के साथ मारपीट की, बैलेट बॉक्स लूटने की कोशिश की। हम जब उनको रोकने गए तो बहुत मारपीट की हमारे साथ। TMC people gather and enter the booth and close the door and CCTV closed। इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर में टेबल में जो बैलेट पेपर मौजूद था उसको सब स्टैम्प मार के भीतर के अंदर दिया। 2023 के पंचायत चुनाव में 52 लोगों की जान चली गई। चुनाव वाले दिन ही 18 लोग मारे गए। हिंसा के कारण सैकड़ों लोगों को पलायन करना पड़ा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए 61,000 बूथों में से अधिकांश में भयंकर हिंसा, मतपत्रों की लूट और धांधली की रिपोर्ट आई। मेरा लड़की 135 नंबर में खड़ा हुआ है। मेरी लड़की है 135 नंबर में खड़ा हुआ था। मेरा जो घर है, मेरा 137 नंबर है। तो यहाँ जो वोट देने गया था 11 बजे, 11:30 बजे तक वोट हुआ था। उसके बाद इसको मार के भगा दिया, छापा मार दिया। तो हम इसको यहाँ बहुत हल्ला किया था। नहीं, वो लोग पुलिस वाला आया था, कुछ नहीं किया था। हम लड़की को लेकर चला गया। तो रात 7 बजे मेरा घर दुकान एक साथ है, सब दुकान का माल लूट कर लिया। लूट करके और दुकान पूरा आग लगा दिया। हाल ही में लगभग 700 मतदान केंद्रों पर नए सिरे से मतदान का आदेश दिया गया है। और दुख की बात यह है कि बीते चुनावों की तुलना में रक्तपात और हत्याओं के मामले में लगातार बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था लचर और लाचार दोनों है। पर बंगाल हमेशा से ऐसा नहीं था। क्या आप जानते हैं कि 1960 के दशक की शुरुआत में पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक थी और आज प्रति व्यक्ति आय के मामले में पश्चिम बंगाल का स्थान गिरकर 11वां हो गया है। पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों से अधिक समय तक कम्युनिस्टों और उसके बाद लगभग 12 वर्षों से टीएमसी का शासन रहा है।
पर बदलाव के नाम पर बदले हैं तो सिर्फ हालात, जो और भी बुरे हुए हैं। 1947 में देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 24% थी। 1977 में एलएफ के सत्ता में आने तक ये घटकर लगभग 12% रह गई। अगले 30 वर्षों में इसमें और गिरावट दर्ज की गई और 2002 तक भारत के औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान लगभग 4.5% रह गया। बेवजह की राजनीतिक खींचतान के चलते 2006 से 2008 के बीच 2 प्रमुख इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, सिंगूर में टाटा नैनो कार प्लांट और नंदीग्राम में सलेम ग्रुप के केमिकल हब को पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ा था। इन घटनाओं ने पश्चिम बंगाल को लेकर उद्योग जगत का मनोबल तोड़ दिया। वहीं हिंसा और हड़तालों का असर यह हुआ कि राज्य में उद्योग कम हुए, काम कम हुआ और बेरोजगारी बढ़ी। 2011 की जनगणना के अनुसार रोजगार के लिए पलायन करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर है। 2011 की जनगणना के ही मुताबिक 2001 और 2011 के बीच लगभग 6 लाख लोग काम की तलाश में बंगाल से पलायन कर गए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल से प्रवास की बढ़ती दर पर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा मणिपुर विश्वविद्यालय के अभिजीत मिस्त्री द्वारा लिखित EPW पेपर 2021 के अनुसार 10 लाख से ज्यादा लोगों के प्रवासी होने की जानकारी मिली थी। ये अवसरों की कमी के साफ संकेत हैं। वहीं पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ वाले राज्यों में भी शामिल है। आरबीआई ने 2022 में पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों को अपने कर्ज के स्तर को स्थिर करने की सलाह दी थी, लेकिन एहतियाती चेतावनी के 1 साल बाद भी जून 2023 में पश्चिम बंगाल सुधारात्मक कार्रवाइयों को सफलतापूर्वक लागू नहीं कर पाया है। आर्थिक प्रगति, सामाजिक सुधार, राजनीतिक हालात, लगभग हर क्षेत्र में पश्चिम बंगाल लगातार पिछड़ रहा है। राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, पक्षपात और नाकाफी पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पश्चिम बंगाल में अराजकता, दंगे व राजनीतिक हिंसा को जारी रखने में योगदान दिया है। आज पश्चिम बंगाल में अपराध की स्थिति भयावह है। खुलेआम हथियार चलाना बताता है कि पश्चिम बंगाल में आपराधिक हिंसा गांवों में भी घुसपैठ कर चुकी है। विडंबना यह भी है कि जिस सरकार पर प्रदेश की जिम्मेदारी है और जिस मीडिया पर प्रदेश के हालात की सच्ची रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी है, वो दोनों उदासीन हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ मीडिया आउटलेट्स का राजनीतिक दलों से सीधा जुड़ाव है। ये आउटलेट खुले तौर पर अपनी फेवरेट पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। जाहिर है, इससे एक तरफा झूठी और पक्षपात रिपोर्टिंग होती है। न्यूज के हिसाब से व्यूज होते हैं और इंटेलेक्चुअल्स रूलिंग पार्टी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। खबरों को चुनने और बताने के ढंग से सिलेक्टिव रीजनल मीडिया में मौजूदा सरकार का हस्तक्षेप साफ नजर आता है। नेशनल मीडिया भी न जाने क्यों पश्चिम बंगाल में इतनी अराजकता, इतने रक्तपात के बावजूद अपनी आंखें मूंद लेता है। एक स्वघोषित मीडिया संस्थान ने पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा की कोई आलोचना नहीं की, बल्कि एक ऐसी गैर जिम्मेदार टिप्पणी करते हैं कि आपको हैरानी होगी कि ये मीडिया का कौन सा रूप है। हद तो तब होती है जब खुद को वरिष्ठ पत्रकार कहने वाले पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा का ठीकरा बंगाल के इतिहास और राजनीतिक संस्कृति पर फोड़ देते हैं। आखिर में वो खून खराबे को नाक की लड़ाई बताकर एक तरह से हिंसा को अपना समर्थन दे देते हैं। रूलिंग पार्टी के मेंबर्स विपक्षी पार्टियों को हराने के नुस्खे खूब बताते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में रक्तपात पर उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। इस मुद्दे पर खामोशी की चादर डाल दी जाती है। कोई नहीं कहता कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र दम तोड़ रहा है। जैसे यहाँ की मीडिया है, वैसे ही कुछ सिलेक्टिव फॉरेन मीडिया भी है, जिसकी आंखों पर कोई और ही चश्मा चढ़ा है। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर इंसान का खून बहता है और वो मीडिया संस्थान सत्तारूढ़ प्रमुख को स्ट्रीट फाइटर संबोधित कर वाहवाही करता है। हालात देखकर तो ऐसा ही लगता है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा को सत्तारूढ़ दल द्वारा सामान्य माना जाता है और मीडिया द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है। दरअसल दोष केवल मीडिया का नहीं है। राज्य सरकार की मनमानी, निरंकुशता, जनता के प्रति उपेक्षा भरा रवैया, कानून व्यवस्था में हद से ज्यादा दखल पश्चिम बंगाल की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। बुरा लगता है कि जो पश्चिम बंगाल कभी देश का फाइनेंस कैपिटल था, कला और साहित्य का गढ़ था, स्वतंत्रता सेनानियों की धरती था, और मैं तो यहां तक कहूंगी कि बंगाल किसी समय में भारतीय सभ्यता के पुनरुत्थान का केंद्र था, आज उसी पश्चिम बंगाल में घुसपैठ, अराजकता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा चरम पर है, जिसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्या ये पश्चिम बंगाल की जनता के साथ अन्याय नहीं है? आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें जरूर ईमेल करें। इस एपिसोड में इतना ही। ऐसे ही किसी और अहम मुद्दे के साथ वापस लौटूंगी रियल स्टोरी विद ऋचा अनिरुद्ध के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जल्द मिलते हैं।